तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम, कि आखिर मोमेंटम होता क्या है। देखिए, मोमेंटम का हिंदी में मतलब है संवेग, ठीक है। और मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब है मास इन मोशन, यानी कि किसी भी बॉडी का मास जब मोशन में होता है तो उसे हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं हमारा टॉपिक। द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड अ मोमेंटम। यानी कि ये हमें क्या कहना चाहता है, जब कोई बॉडी, ठीक है, मोशन में होती है तो उसे हम मोमेंटम कहते हैं अपने मास के साथ, ठीक है। तो उसे हम मोमेंटम कहते हैं। इट इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और मोमेंटम को हम किन दो चीज़ों से मेजर कर सकते हैं? वेलोसिटी एंड मास के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। एंड ये हमें कहना चाहता है कि जो फोर्स होती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंडेंट होती है? दोस्तों जो फोर्स होती है वो मास पे भी डिपेंडेंट होती है, और जो फोर्स होती है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। अब कैसे डिपेंडेंट होती है, चलिए ये बताता हूँ मैं आपको। It is a matter of common experience that a car moving slowly can be stopped more easily than it is moved faster, so we cannot easy to stop। यानी कि ये कहना चाहता है कि जब कोई कार स्लोली मूव कर रही है तो उसे रोकना आसान होगा, ठीक है। बट अगर वही कार फास्ट मूव कर रही है तो क्या हम उसको उतना इजीली रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि जब कार स्लो चल रही होती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, इसलिए हम उसको रोक सकते हैं। बट अगर वो कार स्पीड में है तो हम उसको क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अ क्रिकेट बॉल एंड अ टेनिस बॉल मे बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, बट द ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल देन इट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द टेनिस बॉल। दिस स्लोली दैट द ग्रेटर the mass of the body greater is the force required to stop it। यानी ये हमें क्या कहना चाहता है, दो बॉल है, एक क्रिकेट बॉल है एक टेनिस बॉल है, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, ठीक है, सेम वेलोसिटी के साथ, यानी कि सेम स्पीड के साथ, ठीक है, मूव कर रही हैं। अब ये कहना चाहता है कि एक बॉल को रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है और एक बॉल को रोकने के लिए हमें कम फोर्स लगानी पड़ रही है। क्यों लगानी पड़ रही है तो दोनों बॉल ही, दोनों का साइज एक है, दोनों का सब कुछ एक है, बट यहाँ पे क्या है, दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए जो क्रिकेट बॉल है उसको रोकने के लिए हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, एंड जो टेनिस बॉल है उसको हमें रोकने के लिए फोर्स कम लगानी पड़ रही है। यानी कि कुल मिला के ये क्या कहना चाहता है, जो फोर्स होती है वो मास पे भी डिपेंड करता है और जो फोर्स होती है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। और हाँ, किसी भी बॉडी को रोकने के लिए, ठीक है, एक चीज़ हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। क्या कम होनी चाहिए? या तो उस बॉडी का मास कम होना चाहिए, ठीक है, या उस बॉडी की वेलोसिटी कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बॉडी है, ठीक है, मैं उसको फुल स्पीड से मूव करा रहा हूँ, फुल स्पीड से, जैसे कि एक बॉल है, ठीक है, आप मान लीजिए एक बॉल है, इसका वजन बहुत ही कम है, 1 न्यूटन मान लीजिए, ठीक है, 1 न्यूटन इसका वजन है। ये एक समझ लीजिए टेनिस बॉल है, ठीक है, इसका वजन 1 न्यूटन है। मैं इसको फुल स्पीड से फेंक रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको फुल स्पीड से दूसरी तरफ अपनी फ्रंट साइड में फेंक रहा हूँ। अब फुल स्पीड से फेंकने में इसकी क्या हो गई, वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, यानी कि ये मैंने इस साइड में इसको फेंका और इसकी वेलोसिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। देन इसको रोकना क्या आसान होगा? नहीं, मुश्किल होगा। क्यों? अगर इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। देन यहीं पे एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो होगी हमारी क्रिकेट बॉल। इसका हमारा वेट है 5 न्यूटन, ठीक है, और इसको मैं कम वेलोसिटी के साथ फेंक रहा हूँ, ठीक है। तो क्या इसको रोकना आसान होगा? इसको रोकना भी आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, वेलोसिटी अगर कम है तो। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए ये चीज़ें अगर ज़्यादा होगी तो उनको रोकने में ज़्यादा फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो फोर्स होती है वो मास पे भी डिपेंडेंट होती है और जो फोर्स होती है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट होती है, ठीक है दोस्तों।
द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मूविंग बॉडी और कंट्रोलिज टू मूव विद इन अ गिवन वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कौन से वो दो फैक्टर्स है? वेलोसिटी एंड मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, दिस प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इज नो एज द मोमेंटम। और इसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। कि जब कोई बॉडी, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, तो उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं? यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये मास और वेलोसिटी दोनों हो, ठीक है, तो उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। यानी कि अगर मैं सीधा आपके सामने ये बोलूं कि मास इनटू वेलोसिटी, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ, मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको दो फैक्टर दे दिए, यानी कि मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यार मोमेंटम, ठीक है, चल बताओ, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ, मैं मास इनटू वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो यही कहना चाहता है कि जब ये दो फैक्टर्स होते हैं तो उससे हमें किस चीज़ का पता लगता है? मोमेंटम का पता लगता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे समझते हैं। और मोमेंटम को मेजर करने के लिए हम मास इनटू वेलोसिटी करते हैं, यानी कि जो बॉडी का भार होता है उसको उसकी स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तब हमें पता लगता है उस बॉडी का मोमेंटम। ठीक, एंड इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास बनता है MLT, M1 L1 और T-1। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए यहाँ पे M1 L1 T-1। अब ये डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों, इन डायमेंशन फॉर्मूलाज की हमने पिछले टॉपिक में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था इन फॉर्मूलाज के बारे में। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड बहुत ही डीपली मैंने बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक को क्लियर किया हुआ है, समझाया हुआ है। और दोस्तों, अगर आप अब तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड एक बार फिर से मैं आपको ये टॉपिक रिवाइज करवा देता हूँ कि ये फॉर्मूला आखिर कहाँ से आया। एंड इट्स CGS यूनिट इज ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड 1। ठीक है दोस्तों, एंड इसका SI यूनिट कहाँ से आया? एंड हाँ, ये एक मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? जो वेक्टर क्वांटिटी है एंड स्केलर क्वांटिटी है, इसका टॉपिक भी हमने बहुत ही अच्छे से डीपली पिछले टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है। ठीक है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से। इस चीज़ तक पहुँचने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, अब स्टार्टिंग में जाने से मतलब क्या है? पहले हमारे पास होनी चाहिए दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी कि वो क्वांटिटीज़ जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती, यानी कि कोई ऐसी इकाई, क्वांटिटी यानी कि ऐसी इकाई जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ नापनी है तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी ऑब्जेक्ट का भार नापना है तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। आपको टाइम देखना है तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ये जो तीन क्वांटिटीज़ है, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, और इनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे इस क्वांटिटी का जब बात किया तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसे? क्योंकि इसके अंदर दो क्वांटिटीज़ को मिलाकर एक क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड एक हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब दो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास कौन सी होनी चाहिए? अब इसके लिए हमारे पास दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। वो कौन सी है? चलिए उनकी बात करते हैं। देखिए, जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है पहले उनकी बात करते हैं। क्या है वो? मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जो कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। एंड हमें इनमें से इसको मेजर करने के लिए दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, वो कौन सी है? एक तो हमारे पास होनी चाहिए लेंथ एंड दूसरी हमारे पास होनी चाहिए टाइम। ठीक है, यानी कि लेंथ एंड टाइम। अगर मैं लेंथ को डिस्प्लेसमेंट लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी एक तरह से लेंथ ही है। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट में बात लेंथ की हो रही है एंड बट कुछ कंडीशंस के अंदर इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर
क्यों कहते हैं इसको? देखिए, जब बात लेंथ की आती है तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच की दूरी को हम लेंथ कह देते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई, 5 मीटर है, ठीक है। बट ये तो हो गई लेंथ, ठीक है। अब अगर बात आए डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक लेंथ के साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। भले वो इस साइड में हो, भले वो इस साइड में हो, बट डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन होती है और वो एक फिक्स स्ट्रेट लाइन में होती है, ठीक है। अगर यहीं पे बात डिस्टेंस की आए तो दोस्तों डिस्टेंस कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप उस लोकेशन के ऊपर जाओ, किसी भी डैश लोकेशन के ऊपर जाओ 2 किलोमीटर दूर, तो अब ये तो नहीं है कि आप स्ट्रेट ऐसे चले, आप बिल्कुल स्ट्रेट चले जाओगे, नहीं जा सकते। आपको कहीं ना कहीं गलियों से होकर, किसी मेन रोड से होकर, किसी हाईवे से होकर घूम घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो होती है डिस्टेंस, इसलिए दोस्तों उसको डिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक फिक्स डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती। हमें अपनी डेस्टिनी पे, अपनी लोकेशन पे पहुंचने के लिए हमें घूम फिर के जाना पड़ता है। बट अगर बात डिस्प्लेसमेंट की आती है तो उसका मतलब है कि सीधा जा भाई, ठीक है। 2 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, बट चाहे तू खेतों में से होकर जा, बट सीधा जा, मेन रोड का रास्ता नहीं लेना। तो ये फर्क है डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं लेंथ को डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मैंने इस चीज़ को आपको बहुत ही डीपली क्लियरली अच्छे से समझा भी दिया। तो चलिए बात करते हैं, लेंथ को मैं ले लेता हूं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड टाइम का हम टाइम रखेंगे। ये हमारे पास दो फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई। अब इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू हम किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको अभी जस्ट स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, मोशन होता है, ठीक है। और मोशन के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो ये बात आ गई ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारे पास है, तो यानी ये कौन सी क्वांटिटी को बना रहा है, वेलोसिटी को, ठीक है। इसकी वजह से वेलोसिटी बन रही है। देन अब डिस्प्लेसमेंट को मैं लेंथ का एल सिंबल दूं और टाइम को टी सिंबल दूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, दे दी, ठीक है। चलिए और सॉल्व करते हैं। अब बात आती है आपके एम एल टी की कि ये फॉर्मूलाज हमारे पास कैसे आते हैं, डायमेंशन फॉर्मूलाज हमारे पास ये कैसे आया। चलिए बात करते हैं, लिख देते हैं एम एल एंड टी। अब हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, L1 और T अपॉन में। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास पहले वो देखते हैं। हमारे पास L है 1, तो हम 1 लिख देंगे। T अपॉन में है, देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू अपॉन में हो तो वो हमेशा माइनस में लिखी जाएगी। एंड यहाँ पे हमारे पास मास का कोई भी रोल नहीं है, कुछ भी मास का दिया नहीं हुआ, तो हम मास को 0 लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, किसका, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आ गया। चलिए बात करते हैं आगे। अब बात आती है मोमेंटम की, ठीक है। अब मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी। तो अभी हमने बताया था कि जो मास है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती। इसको बनाने के लिए हमारे पास किसी भी और क्वांटिटी का यूज़ नहीं किया जाता। यानी कि अगर इसका मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या होगा, एम एल टी, ये क्या है, सिर्फ मास है अकेला, तो मास M1 कर दूंगा और ये 0 एंड ये 0, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अगर मैं लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं तो एम एल टी, लेंथ का क्या हो गया, 1 हो गया और बाकी दो 0। अब मैं टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला करूँ तो एम एल टी एंड टाइम का क्या हो गया, टाइम को 1 कर दूंगा और इसको 0 और इसको 0 कर दूंगा, तो ये इसके डायमेंशन फॉर्मूलाज आ गए। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। तो मास क्या हो गया, हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी जिसको हम डायरेक्टली पिकअप कर सकते हैं। एंड दूसरी बात आती है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी को हमने अभी अभी सॉल्व किया है, तो चलिए करते हैं। मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी होनी चाहिए, तो हमने लिख लिया। अब किस चीज़ का है ये, मोमेंटम का,
अगर मैं यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी लिखूँ तो मैंने अभी आपको बताया था कि इन दो फैक्टर्स के हमें दूर से समझना चाहिए कि हाँ हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, यानी कि मास इन मोशन, मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, अब जो मास है वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको तो हम ना खोल सकते, ना तोड़ सकते, ना कुछ कर सकते। तो मास का मास आ गया इनटू, ठीक है, इनटू का इनटू लग गया। अब बात आती है वेलोसिटी की, हमें क्या चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। तो अगर मैं वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं पुट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिया अभी हमने। अब ये लिखने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आती है, हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास वैल्यू आती है, एक तो हमारे पास यहाँ पे आ गया मास, तो हमने लिख दिया m। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम यानी कि लेंथ, तो हो गया इंटू एल। हमने डॉट का निशान लगा दिया क्योंकि बात यहाँ पे मल्टीप्लाई की हो रही है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। एंड अपॉन के अंदर आ गया टाइम, ए सॉरी, अपॉन में आ गया टाइम का टी। तो चलिए अब इसका निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, थोड़ा आप सोचिए, थोड़ा मैं सोचता हूँ। चलिए बताता हूँ। हमारे पास एम एल टी आ गया, ये लिख देते हैं एम एल टी। पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये हमारे पास एम एल टी आ गया, एम एल टी हमने ये लिख लिया मोमेंटम का। मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूलाज हम देख रहे हैं। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। हमारे पास पहले तो एक एम है, ठीक है, तो हमने एम को 1 लिख दिया। हमारे पास एक एल है, हमने एल को 1 लिख दिया। हमारे पास टी है, तो टी को मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया कि जो भी वैल्यू अपॉन में हो उसको हम हमेशा माइनस के अंदर शो करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप ये वैल्यू डायमेंशन फॉर्मूला और ये डायमेंशन फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल सेम है। यहां से हमारा आता है मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मोमेंटम का क्लियर टॉपिक। तो दोस्तों आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से बिल्कुल ही क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस टॉपिक को लेके तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एंड आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारे यहाँ पढ़ाया हुआ समझाया हुआ टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा है तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। हम आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस टॉपिक पे भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड दोस्तों डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।